सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी का मंथन। बोले संक्रमण को धीमा करने के लिए 72 घंटे वाला फॉर्मूला जरूरी है। बिहार, गुजरात, यूपी और बंगाल में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। बोले बेटी को भी लगाया गया है टीका। WHO और कई विशेषज्ञों ने जताया है संदेह। सुदीक्षा की मौत पर परिवार और बुलंदशहर प्रशासन आमने सामने। छेड़खानी की वजह से दुर्घटना की बात से डीएम ने इनकार किया तो परिवार का आरोप मनचलों की वजह से ही गई है बेटी की जान। सुशांत सिंह मौत केस मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कोर्ट ये भी करेगा तय कि मामले में क्या होना चाहिए, सीबीआई जांच या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत पुश्तैनी जायदाद पर बेटियों के हक को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया मान्य। कहा, अधिनियम लागू होने से पहले के मामलों में भी पिता की मृत्यु होने पर बेटियों को मिलेगा हक। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात की शुरुआत में ही एक शेर याद करना चाहूँगी। वो शख्स जिसने कभी लिखा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। यानी कि राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया है। उनको श्रद्धांजलि देंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में। और गौरतलब है कि सुबह ही राहत इंदौरी ने ट्वीट करके सबको बताया था कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने कहा था कि दुआ कीजिए कि मैं इस संक्रमण से छुटकारा पा सकूं और जीत के आपके सामने आ सकूं। एक बार फिर से कलम का वही दौर चले, शेर व शायरी का वही दौर चले। लेकिन कोरोना से ये बड़ी राहत देने वाला, हम लोगों को अपने दुखों से, अपने शेर व शायरी से लोगों को ये समझाने वाला कि ज़िंदगी क्या है। पूरे एक उम्मीद के साथ आज वो हॉस्पिटल गए और उसके बाद भी अपनी उम्मीद के अनुरूप वो वापस नहीं लौट सके। लोगों की दुआएं काम नहीं आ सकीं और राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। आज उन्हें हम विशेष श्रद्धांजलि देंगे अपने इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी दुखद खबर आप इसको कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में कई लोगों की जान गई, लेकिन इस कोरोना ने कई लोगों की जान ली है। लेकिन राहत इंदौरी का जाना एक ऐसी राहत का हमारे ज़िंदगी से चले जाना है जो हमारे सुख दुख का साथी रहा है। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। राहत साहब ज़मींदारी में अपने चले गए और आज वो हम सबों के दिलों में हैं। राहत इंदौरी को हम याद करेंगे और इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आज बड़ी और कौन सी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर कोरोना से ही जुड़ी हुई आई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच सभी से बातचीत की है। लगभग 10 प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने विशेष चर्चा की है। अपने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, हम आपको ये भी दिखाएंगे। और अब सरकार की क्या रणनीति है कोरोना से निपटने के लिए, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। गौरतलब है कि बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कोरोना जांच में तेज़ी लाने की ज़रूरत किस तरह से है, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको एक राहत भरी हुई खबर दिखाएंगे। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना के संक्रमण का इलाज ढूंढ लिया है, उसने वैक्सीन बना लिया। हालांकि रूस के इस दावे पर तरह तरह के संदेह ज़रूर जताए गए, लेकिन रूस ने ये स्पष्ट किया है कि इस वैक्सीन का असर है। और पुतिन ने यहाँ तक कहा कि उनकी बेटियों ने भी ये वैक्सीन लिया है और इस वजह से इस वैक्सीन की सफलता पर
किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो रूसी राष्ट्रपति के इस घोषणा को भी हम जांचने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब इस वैक्सीन के सहारे हमें पूरे अब आने वाले समय में इलाज की संभावनाएं बढ़ गई हैं और हमें कोरोना से निजात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम दिखाएंगे आपको सियासत की भी तमाम वो बड़ी खबरें जो आज हम सब की नज़र में रहीं। राजस्थान लिए चलेंगे जहां पर इतने दिनों की लड़ाई के बाद सभी साथ साथ नज़र आए। मन का मतभेद मिटा कि नहीं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और वाकई क्या समझा जाए कि 14 तारीख से जबकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले कांग्रेस ने ये अपनी डूबती हुई सी नैया यहाँ पर बचा ली है। इस महीने की क्या ये अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए, देखेंगे आज हम। उधर जो दोनों के बीच सुलह दिख रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में पड़ने के बाद जो इस सुलह की डोर एक दूसरे से बांधी गई है, लेकिन गांठ इसमें है। सचिन पायलट ने कहा कि जब उन्हें नकारा कहा गया था तो उन्हें दुख बहुत हुआ था, लेकिन चूंकि वो एक संजीदा पॉलिटिशियन है, संजीदा राजनीतिक हैं, उन्होंने खून का घूंट पीकर इसे, अपमान का घूंट पीकर इसे भुला दिया है। इस अपमान के घूंट का क्या असर अब रहेगा या वाकई सब कुछ भूल चुके हैं सचिन पायलट और अब आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए यहाँ पर राह आसान है, हम आपके सामने ये रखेंगे। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा है। गौरतलब है कि बिहार के कई नेताओं ने इस बात पर अपील की थी, कई दलों ने अपील की थी कि चूंकि कोरोना का काल है, इस काल में ज़रूरी नहीं है कि वहां पर चुनाव कराए जाएं और चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब इस मसले पर अपनी स्थिति और अपनी नीयत दोनों ही स्पष्ट कर दी है और इसके स्पष्ट करने के बाद ही बिहार में तेजी से सरगर्मी बढ़ी हुई है और वहां पर कई तरह के गुणा भाग जोड़ तोड़ शुरू हो चुके हैं। हम आपके सामने ये भी रखेंगे बिहार की पूरी रिपोर्ट, किस तरह से बाढ़ की हालत है, किस तरह से कोरोना की हालत है और किस तरह से वहाँ पर इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र तमाम जातीय समीकरण बिठाने की और जुगत जुड़ाने की कोशिश हो रही है, ये भी आपके सामने होगा। यूपी की बात करेंगे और जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठते आए हैं। इस कानून व्यवस्था के दुर्व्यवस्था का शिकार एक ऐसी प्रतिभा हुई है जो उम्मीद तो नहीं थी, आशंका भी नहीं थी। कैसे यूपी में अभी भी लड़कियां सुरक्षित हैं और किस तरह से मंचलों का जो मन है वो मचलने से बाज नहीं आ रहा है, सरकार चुप है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। इन तमाम खबरों के साथ साथ हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की अन्य खबरें भी और अदालत की दुनिया में आज क्या कुछ होता रहा ये भी होगा और इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस किस रंग में दिखेगा और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए और भी बहुत कुछ होगा हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति पर देश के 10 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के सीएम से बात की है और इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा बिहार, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से भी पीएम ने बात की है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना को हराने के लिए 72 घंटे वाले फॉर्मूले पर चर्चा की और इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि तेजी से पहचान करके बीमारी को नियंत्रित करना ही इसे रोकने का सबसे सफल तरीका हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात की संतुष्टि जताई है कि एक्टिव केस का प्रतिशत कम हो रहा है और रिकवरी रेट लगातार सुधर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब है कि हमारी कोशिशें तो कामयाब हो रही हैं, लेकिन इससे खतरा टला नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने ये स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की विशेष ज़रूरत है।
खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग को और तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। इस समीक्षा में ये स्पष्ट हुआ है कि ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने बैठक में इन राज्यों को कोरोना से जीतने का मंत्र दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर ये 10 राज्य कोरोना को हरा देते हैं तो देश जीत जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72 घंटे में कोरोना केस की पहचान और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर भी दिया है। अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। पीएम के साथ बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सीएम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से ज्यादा मामले इन्हीं 10 राज्यों में से हैं। इसीलिए स्थिति की समीक्षा की जा रही है। हमें एक दूसरे के अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिला है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कोरोना योद्धाओं की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग की संख्या बढ़कर 7 लाख पहुंच चुकी है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में मदद मिल रही है, जिसका परिणाम सबके सामने है। एक्टिव केस कम हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। इस वजह से लोगों के बीच भी आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य मृत्यु दर को 1% नीचे लाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा, यूपी के कुछ जिले और दिल्ली में एक समय ऐसा आया कि अब कोरोना काबू में नहीं आएगा, ऐसा लगने लगा। दिल्ली सरकार भी स्थिति को लेकर डर गई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली सरकार की बैठक के बाद विस्तृत कार्य योजना बनी, जिसका परिणाम सबके सामने है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई तक राजधानी में 5 लाख कोरोना के एक्टिव केस होंगे, लेकिन आज हम बेहद अच्छी स्थिति में हैं। कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन 5 जिलों में भी और शहर में भी, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं। उधर देश में कोरोना के केस 22.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में नए केस की रफ्तार बहुत तेज है। बिहार और यूपी में रोज कोविड-19 के नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय से हर रोज देश भर में 50-60 हजार से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले करीब 10 दिन देश में कोरोना के नए केस रिकॉर्ड नंबर में सामने आ रहे हैं। यहां तक कि 10 से 20 लाख की संख्या महज 21 दिन में पहुंच गई है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 54 हजार से कम रही है, जबकि इस दिन सबसे अधिक 7 लाख टेस्ट हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना का आंकड़ा 60 हजार के ऊपर जा रहा था। देश में कोरोना की लगातार तेज होती रफ्तार के बीच थोड़ी राहत मिली। पिछले 4 दिन से संक्रमितों का जो आंकड़ा 60 हजार के ऊपर जा रहा था, उसमें कमी दिखाई दी। हालांकि आज नए केसों की संख्या भी 50 हजार से ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में इसकी रफ्तार कम हुई है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 53,601 है और इस दौरान 871 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 28.21% है। 69.80% मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 1.99% है। देश में कुल 22,68,676 कोरोना से संक्रमित लोग हैं। एक्टिव केस 6,39,929 है, जबकि 15,83,490 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं। जानलेवा वायरस के कारण अब तक 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक देश भर में 10 अगस्त तक परीक्षण किए गए कोरोना नमूनों की कुल संख्या 2,52,81,848 है, जिसमें 6,98,290 कोरोना टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए हैं। अच्छी खबर है कि भारत को इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस का टीका मिल सकता है, ये दावा किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने। उन्होंने बताया कि दिसंबर की शुरुआत में SII कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर देगी। वैक्सीन की कीमत $3 से ज्यादा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को ले लिया है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज को बनाया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उसे ये नई वैक्सीन दी गई। कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ा, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। इस बीच रूसी वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इस वैक्सीन के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है जितनी ब्रिटेन या अमेरिका के वैक्सीन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यानी कब ट्रायल शुरू हुए और कितने वक्त तक किए गए, कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वैक्सीन लगाने के बाद कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए और बीमार होने से बच गए, इसके बारे में रूस की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। दुनिया को ये भी चिंता है कि रूस राजनीति या प्रोपेगेंडा के मकसद से जल्दबाजी में वैक्सीन के सफल होने का ऐलान तो नहीं कर रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी पिछले हफ्ते चेतावनी दे चुका है कि रूस को टेस्टिंग के परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैक्सीन तैयार नहीं करना चाहिए। उधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मददगार भारत का पहला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु 15 करोड़ डाउनलोड्स को पार कर चुका है। भारत सरकार ने इस ऐप को कई संस्थानों के लिए अनिवार्य भी कर दिया है। इसके अलावा कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल या सुपरमार्केट्स में एंट्री के लिए भी ये ऐप फोन में होना अनिवार्य है। डाउनलोड्स के मामले में आरोग्य सेतु ऐप ने तुर्की के पेंडेमिक आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप, जर्मनी के कोरोना वॉर्न ऐप, जापान के कोकोवा और इंडोनेशिया के ऐप को काफी पीछे पहले ही छोड़ दिया था। और कुछ सियासत की बड़ी खबरें लेते हैं जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। सचिन पायलट की कांग्रेस आला कमान के साथ सोमवार को बैठक के बाद अब राजस्थान में लंबे समय से जारी सियासी उठापटक समाप्त होती हुई नजर आ रही है। इस बैठक में जहां पायलट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने अपनी सभी समस्याएं रखी और राहुल ने भी सभी मुद्दों पर विचार करके उचित फैसला लेने का उन्हें आश्वासन दिया, उसी वक्त पायलट ने यह भी कहा कि उनकी कोई भी गतिविधि पार्टी विरोधी न होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के विरोध में थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजस्थान का राजनीतिक संकट वाकई समाप्त हो गया है या फिर इसका दूसरा राउंड और एक और कांड बाकी है और ये शांति तूफान आने से पहले की कही जा सकेगी। ये पहले से कहा जाता रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ने सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास और अपने विश्वसनीय विधायकों के पास ही रखे हैं। पायलट खेमे में विधायकों को बहुत कम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, साथ ही उन्हें कम महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि दोनों के बीच की ये सुलह वाकई कितनी समझदारी वाली सुलह है या फिर दुश्मनी के दूसरे अध्याय की शुरुआत है। आखिरकार एक महीने के बाद राजस्थान में कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होता दिखाई दिया। सियासी संग्राम के बीच सचिन पायलट की घर वापसी हो गई। कांग्रेस आलाकमान से बातचीत होने और सोनिया गांधी की ओर से 3 सदस्यों की कमेटी बनाए जाने के आश्वासन के बाद सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस का हाथ पकड़े नजर आए।
पहली नजर में देखें तो राजस्थान में कांग्रेस के बीच अंदरूनी खींचतान खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार की बात किसी से छुपी नहीं है। पिछले 1 महीने से सीएम गहलोत ने जिस पायलट पर हमला बोला है और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उसे पायलट भूले नहीं होंगे। 2018 दिसंबर में जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला और हम 21 से लेकर 100 से ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंचा। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हाईकमान की दखल के बाद राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन राजनीतिक रिश्तों की ये तल्खियां प्रदेश में हुए सियासी ड्रामे के बाद पूरी तरह खत्म हो गई है। इसे लेकर संदेह है। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मसलन मजबूरी में हुई इस सुलह से क्या 5 साल सरकार बिना संकट के चल सकेगी? सचिन पायलट का आगे भविष्य क्या होगा? अशोक गहलोत और पायलट के बीच दोबारा संवाद कैसे कायम होगा? गहलोत ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, पायलट उनका क्या जवाब देंगे? क्या पायलट पहले जितने ही मुखर रहेंगे या इस बार उनका नया रूप देखने को मिलेगा? कुल मिलाकर कहा जाए तो पायलट और गहलोत का सियासी भविष्य क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेदारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा। ये मैंने उनको कहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की कमेटी के जरिए विवाद का हल निकालने की बात कही है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कमेटी कैसे इस समस्या का हल निकालेगी, ताकि सचिन पायलट दोबारा बगावत के रास्ते पर न जाएं और अशोक गहलोत के अहम को भी ठेस न पहुंचे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का स्वरूप आगे कैसा होगा? क्या गहलोत ही सीएम बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा लाया जाएगा? इसे लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे ड्रामे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कभी उनके उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की बगावत की जंग करीब महीने भर चली और इसके बाद गांधी परिवार की एंट्री हुई। गांधी परिवार के सीधे हस्तक्षेप से ये ड्रामा शांत तो हो गया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि देर से ही सही वक्त रहते गांधी परिवार और विशेषकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले में दखल दी। कांग्रेस हाईकमान के साथ मुलाकात में सचिन पायलट ने बागी तेवर में काफ़ी नरमी दिखाई। कांग्रेस आलाकमान ने भी उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। हालांकि अहम की इस लड़ाई में गहलोत और पायलट दोनों की अदावत अभी अधूरी है, वो अभी अंजाम तक नहीं पहुंची है। ऐसे में सवाल बड़ा उठ रहा है और लगातार जानकार इस बात पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्या वाकई सचिन पायलट गुट और गहलोत खेमा फिर आमने सामने नहीं होंगे। इन सब के बीच ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अब तक की बाजी में कौन जीता कौन हारा। जहां तक विजेता का सवाल है तो जाहिर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर जीत कर निकले हैं। सचिन पायलट और उनके साथ गए 18 विधायकों की बगावत के बाद भी गहलोत न सिर्फ सरकार बचाने में सफल रहे, बल्कि कांग्रेस आला कमान भी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। गहलोत ने मौके पर वार करते हुए सचिन पायलट को न सिर्फ डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी उनकी छुट्टी कर दी। वहीं इस दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा तक कह डाला और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। पायलट को लेकर अपनी पुरानी खुन्नस भी निकाल ली। वहीं इस बीच सचिन पायलट बैकफुट पर ही नजर आए। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। कानूनी पचड़े में उलझने के बावजूद गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने में सफल रहे, जिसमें अगर पायलट खेमा मौजूद नहीं रहता तो सबकी विधायकी खत्म हो जाती।
गहलोत के दबाव ने पायलट को झुकने पर मजबूर कर ही दिया और 14 अगस्त से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र से पहले सचिन पायलट ने संघर्ष विराम का ऐलान करते हुए राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात। वहीं इस मुलाकात के साथ ये भी साफ हो गया कि गहलोत सरकार पर छाया संकट फिलहाल के लिए टल गया है। राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। तो क्या इस सियासी जंग में सचिन पायलट की हार हुई है? इसका जवाब है नहीं। गहलोत जीते जरूर हैं, लेकिन पायलट हारे नहीं हैं। महीने भर तक बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पायलट की घर वापसी सम्मानजनक तरीके से उनकी शर्तों पर हुई है। इस डैमेज कंट्रोल में गांधी परिवार ने बड़ी भूमिका निभाई। एक तरफ जहां गांधी परिवार के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी गहलोत के साथ खड़ी रही, तो वहीं अंदर खाने गांधी परिवार सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगा रहा। तब्दील हो चुकी है, उसे भरना बेहद कठिन लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान से बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बार बार विपक्ष द्वारा इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव सही समय पर ही होंगे, यानी बिहार विधानसभा के चुनाव कोरोना संकट के बीच अपने तय समय पर ही हो सकते हैं। बिहार में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। राज्य में 28 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर ये आई है कि विधानसभा चुनाव के तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी, हम और असुद्दीन ओवैसी की AIMIM चुनाव में हाथ मिला सकती हैं। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाने उतरेगी। कोरोना संकट के बीच सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने दोहराया है कि तय समय पर ही बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के मुताबिक महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। उनके इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की कुछ दलों की मांग को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। हालांकि आयोग ने चुनाव को लेकर सियासी दलों से उनकी राय मांगी है। पहले 31 जुलाई तक सुझाव देने को कहा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 11 अगस्त कर दिया गया। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक बार फिर थर्ड फ्रंट बनने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो फिलहाल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा हैं, उन्हें गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। इस कारण वो नया विकल्प तलाश रहे हैं। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में मुख्य मुकाबला वैसे तो NDA और महागठबंधन के बीच है, लेकिन मांझी और ओवैसी तीसरे मोर्चे के तौर पर सामने आकर मुकाबला त्रिकोणीय कर सकते हैं। वैसे भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की RLSP और मुकेश साहनी की VIP पार्टी RJD की मनमानी से खुश नहीं है। उधर NDA में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। रामविलास पासवान की पार्टी LJP ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो ये BJP और JDU के लिए बड़ा झटका होगी। इन सबके बीच नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में रस्साकशी तेज हो गई है। सभी सियासी दल हार जीत के गुणागणित में जुट गए हैं। चुनाव आयोग के ताज़ा बयान के बाद तैयारियों में और भी गर्मी आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी कस्बे की एक बेटी जिंदगी की तमाम कठिन परिस्थितियों को चुनौती देकर अमेरिका तक पहुंच गई, लेकिन कोरोना के कारण जब घर वापस लौटी तो छेड़खानी में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। 2018 में सुदीक्षा ने इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करके इलाके का मान सम्मान बढ़ाया था। आज उसकी मौत से हर किसी की आंखों में दर्द झलक रहा है। चाय वाले की बेटी सुदीक्षा को पढ़ाई के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिली थी, जिसके बाद सुदीक्षा पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी। कोरोना काल में वो दूसरे भारतीयों की तरह ही घर वापस लौटी थी।
लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार जब वो वापस लौटेगी तो फिर कभी वापस पढ़ाई के लिए अमेरिका नहीं जा पाएगी। उसकी मौत के साथ उसके सपनों का भी अंत हो गया। गौरतलब है कि ये सुदीक्षा की मौत कानूनी व्यवस्था पर चोट है, उस सामाजिक व्यवस्था को भी कटघरे में ये खड़ा करती है जहां विकृत मानसिकता के लोग बिना किसी झिझक और रोक टोक के रहते हैं। तमाम सरकारी दावों के बीच सुदीक्षा की मौत एक ऐसा सच है, एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे समाज के विभत्स रूप को दिखाती है। दावे किए जाते हैं, ऑपरेशन रोमियो चलाया जाता है, तमाम तरह के कड़े और चुस्त प्रशासन व्यवस्था की बात कही जाती है। इसके बावजूद मनचले बाज नहीं आते और सुदीक्षा जैसी लड़कियों को सड़क हादसे में मरना पड़ता है क्योंकि कुछ मनचले उसका पीछा कर रहे थे। घर वालों का आरोप है कि रोड एक्सीडेंट की वजह छेड़खानी थी। हालांकि इस दुर्घटना की वजह छेड़खानी मानने से डीएम रविंद्र कुमार ने इनकार कर दिया है। उम्र भले ही 18-19 साल की थी, लेकिन उसके सपनों के उड़ान की कोई सीमा नहीं थी। सुदीक्षा के सपने उसकी उम्र से बहुत बड़े थे। वो समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसी समाज में मौजूद मनचलों ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। अपने चाचा के साथ मामा के घर जा रही बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी की छेड़खानी के दौरान बाइक से गिरने से मौत हो गई। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल सुदीक्षा के सपनों को साकार करने में परिवार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिता चाय बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन सुदीक्षा भाटी ने अपनी मेहनत के बलबूते अमेरिका में उच्च स्तर की पढ़ाई करने की कामयाबी हासिल की थी। सुदीक्षा ने अमेरिकी सरकार से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। उन्हें 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन मामा के घर जाते वक्त बुलंदशहर के रास्ते में शोहदे की छेड़खानी ने उसकी जान ले ली। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक सवार मनचलों से बचकर आगे बढ़ रही थी। तभी बाइक के अनियंत्रित होने से वो सड़क पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। कल सुबह सुदीक्षा जी अपने भाई निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। उनका बाइक ट्रैफिक के कारण उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। इनके भाई का वीडियो स्टेटमेंट देखा गया है। सुदीक्षा भाटी की मौत ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं सियासी दलों ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि ये शर्मनाक और निंदनीय घटना है। यूपी सरकार को इस मामले में तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी पुलिस का दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती है। उधर समाज को भी ये सोचना होगा कि अगर इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता के लोग खुलेआम घूमते रहे तो अपराध को रोकना मुश्किल होगा। इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए शासन, प्रशासन और समाज को साथ मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिया ने बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में
पटना में दर्ज एफआईआर कानूनी और वैध है। साथ ही आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया, यहां तक कि बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई। ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ को बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि राजपूत केस में मुंबई में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा लगाए गए राजनीतिक दबाव, पूर्वाग्रह और प्रभाव के आरोपों का भी खंडन किया। सिंह ने रिया के इस आरोप का भी खंडन किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ही पटना में उनके खिलाफ राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में अभिनेता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। न्यायमूर्ति रॉय की पीठ रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उसने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही कोर्ट ये भी फैसला करेगी कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत ये बेटियों का अधिकार है और बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। बेटे तो शादी के बाद बदल जाते हैं, पर बेटियां आजीवन बेटी रहती हैं। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 2005 का संशोधन एक्ट जीवित हिस्सेदारों की जीवित बेटियों पर लागू होता है, इस तथ्य के बिना कि बेटियों का जन्म कब हुआ। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपील पर फैसला सुनाया, जिसने एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसने पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार दिया था, का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले के आसपास तमाम सुरक्षा बंदोबस्त का रिहर्सल अभी से शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस बार लाल किले के आसपास मेटल डिटेक्टर के पास तैनात जवान पीपीई किट पहनकर रहेंगे। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। इस बार पीएम मोदी लाल किले से देश को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिए हैं। 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों की आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध के फैसले पर टिप्पणी करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उधर 15 अगस्त को लेकर लाल किले के आसपास तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त का रिहर्सल शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस बार लाल किले के आसपास तैनात जवान पीपीई किट पहनकर रहेंगे। जगह जगह हैंड सैनिटाइजर होंगे। अतिथियों को मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। बैठने की अलग व्यवस्था होगी और 2 गज की दूरी रखी जाएगी। सूत्रों के अनुसार आने वाले लोगों के फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। कोरोना वायरस की वजह से सुरक्षा चक्र घेरे में रिजर्व पुलिस बल के जवानों को कोविड-19 टेस्ट के बाद 15 दिन पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया। ये सभी वो जवान हैं जो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। करीब 300 जवान हैं जो क्वारंटीन में हैं। उन्हें पुलिस कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी जरूरी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ रखा गया है। बैकअप के लिए भी जवानों को रखा गया है। इस दौरान खास नजर रखी गई कि कहीं किसी को कोविड-19 के लक्षण, फ्लू, खांसी या अन्य तकलीफ तो नहीं है। लाल किले पर हर साल 1000 के करीब विशेष अतिथि बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा नहीं होगा। काफी कम मेहमानों को न्योता दिया गया है। इस बार स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया है। इस बार सेना या पुलिस का बैंड मौजूद नहीं होगा। उनके बैंड का रिकॉर्ड किया वीडियो लाल किले पर बड़े LED स्क्रीन पर चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब की आलोचना कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान को इसकी कीमत अब चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब के कारण जम्मू कश्मीर पर मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से उसे दिया गया $1 अरब का कर्ज चुकाने को कह दिया है, जिसके बाद किसी तरह से चीन से उधार लेकर पाकिस्तान ने इसे चुकता किया। लेकिन अब सऊदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान से $1 अरब वापस मांग लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या पाकिस्तान और सऊदी के बीच संबंधों में दरार आ रहा है? क्या मिडिल ईस्ट की जो पूरी राजनीतिक स्थिति है वो बदलने वाली है?
पाकिस्तान अलग थलग पड़ने वाला है। देखिए रिपोर्ट। सऊदी अरब से मिली भीख पर जिंदा रहने वाला पाकिस्तान अब उसे ही नसीहत देने चला था, जिससे नाराज होकर सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान को मिलने वाली मदद रोक दी, बल्कि पहले दिए गए पैसे भी वसूल कर रहा है। सऊदी अरब के इस कदम से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही तबाह है और ऐसे में सऊदी अरब ने उसे $1 अरब का कर्ज चुकाने के लिए कह दिया है, जिससे इमरान खान की जान सांसत में है। साल 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब से ज्यादा का भी कर्ज दिया था। उससे पहले भी पाकिस्तान से $1 बिलियन चुकाने की मांग की गई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने चीन से उधार मांगकर सऊदी अरब को लौटाया था। लेकिन इसके तुरंत बाद बाकी की किश्तें चुकाने को भी सऊदी अरब ने कह दिया है। उसके इस कड़े रुख की वजह से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। सऊदी अरब की पाकिस्तान से नाराजगी की वजह ये है कि उसके कर्जे पर पलने वाला पाकिस्तान उसी की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में जुटा था। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का प्रमुख देश है, लेकिन पाकिस्तान उसकी इस पोजीशन को खराब करने की साजिश लगातार रच रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान, कतर और मलेशिया के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जगह नया इस्लामिक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सऊदी अरब बहुत नाराज है। इसके बाद पिछले दिनों पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब की सार्वजनिक आलोचना करने का दुस्साहस भी किया। कुरैशी ने आरोप लगाया कि 57 इस्लामिक देशों का महत्वपूर्ण संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर के मसले पर प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने के लिए लगातार सऊदी अरब पर दबाव डाल रहा है। खबर ये भी है कि सऊदी अरब अपने यहाँ काम कर रहे पाकिस्तानियों को भी निकाल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ चल रहे तनातनी के बीच भारत कूटनीतिक मोर्चों पर लगातार सक्रिय है। LAC पर भारतीय जवान चीनी सेना के किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं भारत रूस के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की दिशा में मुहिम चला रहा है। इस गठबंधन में जापान को भी शामिल किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से रूस और चीन में दूरियां आई हैं और रूस हमेशा से भारत का भरोसेमंद मित्र रहा है। सूत्रों के अनुसार पिछले सप्ताह भारत और रूस के बीच प्रशांत क्षेत्र में जापान को साथ लेकर त्रिपक्षीय गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। भारत का मानना है कि इंडो पैसिफिक इलाका सब के लिए खुला है। भारत ने इस गठबंधन को लेकर रूस के कुछ चिंताओं को दूर किया है और उसे उम्मीद है कि रूस इसमें शामिल हो सकता है। और देश की बात के आखिरी पड़ाव पर अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व। देश की आज़ादी की जब बात चलती है तो इस लड़ाई में कुछ नौजवानों का बलिदान इतना उद्वेलित करने वाला है कि पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का जिसने रुख बदल कर रख दिया था। इनमें एक नाम है खुदीराम बोस का, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ एक महीने थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित थे कि उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए थे। खुदीराम की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनको फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक ख़ास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से वो धोती पहनकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ते थे। साल 1961 में आज ही के दिन दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था। गोवा की तरह इलाका भी कई साल तक पुर्तगाली प्रभाव में रहा। नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बसा है और वहीं दादर गुजरात के भीतरी इलाके में आता है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सिलवासा है। हालांकि दादर नागर हवेली लंबे संघर्ष के बाद 2 अगस्त 1954 को ही पुर्तगाली शासकों के शासन से आज़ाद हो पाई थी और फिर 1961 तक यहाँ की जनता ने अपना शासन स्वयं चलाया था। साल 1999 में 11 अगस्त के दिन दुनिया के कई हिस्सों में करोड़ों लोगों ने सदी का अंतिम सूर्य ग्रहण देखा। दुनिया में कई जगहों पर बादलों की वजह से लोगों को सदी का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने की हसरत अधूरी रह गई थी। और आसमान लाए हो तो ले आओ, ज़मीन पर रख दो, मेरे हज़रे में नहीं और कहीं पर रख दो। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
राहत इंदौरी कोरोना से संक्रमित होने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में आज भर्ती हुए थे। अगले ही दिन उनका निधन हुआ। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में जन्मे राहत इंदौरी ने अपनी शेर व शायरी से लोगों के दिलों में जो मकाम बनाया वो सबको हासिल नहीं होता। सहज शब्द, सहज भाव और इस तरह से निकलते शेर जो सीधे दिलों में उतर जाएं। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। राहत इंदौरी निमोनिया से भी पीड़ित थे। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। राहत इंदौरी की ये लाइन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों के लिए बुलंद आवाज भी बन गई थी। राहत इंदौरी अब भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। कहते हैं साहित्यकार कभी नहीं मरता, कलम कभी रुकती नहीं है। कलम के इस सिपाही को श्रद्धांजलि देते हुए आज बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। नहीं रहे राहत इंदौरी, ये बात कहते हुए मेरी धड़कनें थम सी जाती हैं। अभी सुबह ही तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए दुआएं कीजिए, और अब वो खुद दुआओं में शामिल हो गए और अपने पीछे छोड़ गए साहित्य की, शायरी की, अदब की एक विरासत, जिसे पढ़कर कहीं प्रेमी खुश हो रहे हैं, कहीं हमें जिंदगी का जज्बा मिल रहा है, कहीं इंदौरी कह रहे हैं तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। कहीं वो जज्बा देते हैं, कहीं प्यार देते हैं। उनकी शायरी में इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, हुंकार है। वो बेबाक हैं। जब से तुम मुझसे रूठी हो तब से रूठे हैं, कपड़ा वपड़ा, खटिया वटिया, बिस्तर विस्तर सब। कुछ इसी अंदाज में बेबाकी के साथ अपनी बात कहने वाले राहत इंदौरी अब नहीं रहे, एक अतीत बन गए, पर छोड़ गए हैं न जाने कितनी शायरियां, कितनी कविताएं जो जिंदा रखेंगी उन्हें हमेशा हम सब के बीच, तमाम महफिलों में। आइए पढ़ते हैं, आइए सुनते हैं उनकी एक गजल कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, और एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब, अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, और रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, और रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अलविदा राहत इंदौरी, अलविदा एक सदी।